हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुरू की गई ई रूपी योजना कामयाब हो रही है। देश में फिलहाल ई रूपी का सर्कुलेशन 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही इस परियोजना को दूसरे देशों तक फैलाया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए से भुगतान करना आसान हो सके। दुनिया भर में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी केंद्रीय बैंकों के लिए चुनौती बन रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस चुनौती को समय रहते समझते हुए ई रूपी की पहल की। इसे क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। हालांकि इसे जारी करने और इसके ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म पर पूरा कंट्रोल रिजर्व बैंक का है। रिजर्व बैंक की इस परियोजना को CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ई रूपी से भुगतान पारदर्शी और आसान बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है। जी हां, भारत में पिछले कुछ समय से धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हाल ही के दिनों में ठगों ने लोगों को चूना लगाने के लिए लगातार नए नए तरीके अपनाए। आंकड़े बता रहे हैं कि आम लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब इस मामले में RBI ने जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ठगों ने कितने करोड़ की चपत लगाई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस दौरान कितना नुकसान हुआ और पिछले साल की तुलना में इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो RBI ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025 में लोन अकाउंट और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी के कुल मामलों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से 112 पुराने मामलों और सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार दोबारा शामिल किए जाने के कारण हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में धोखाधड़ी की कुल राशि बढ़कर 36,014 करोड़ रुपए हो गई, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 12,930 करोड़ रुपए थी। आज यानी 29 मई 2025 को भारत के मौसम में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनाया गया है, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन का मतलब होता है ऐसा इलाका जहां हवा ऊपर की तरफ उठती है, जिससे वहां बादल जमते हैं और तेज बारिश होती है। ये डिप्रेशन 28 मई को नॉर्मल था, लेकिन 29 मई को ये और ज्यादा एक्टिव हो गया। ये डिप्रेशन सुबह 5:30 बजे बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम हिस्से में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास बना। मौसम विभाग का इस पर कहना है कि डिप्रेशन और तेज हो सकता है और ये आगे चलकर सागर द्वीप यानी भारत और खोपुपारा यानी बांग्लादेश के बीच के तटों को भी पार कर सकता है। इस वजह से भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस डिप्रेशन के कारण पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि इन जगहों पर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना में भी भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में पूरे पूर्वी और उत्तर भारत में सतर्क रहने की बात कही गई है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने के नए पोर्टल को लॉन्च किया है। अब अभ्यर्थी नए पोर्टल के जरिए ही अप्लाई कर पाएंगे। बुधवार को UPSC ने एक बयान जारी करके कहा कि इच्छुक अभ्यर्थियों को अब नए पोर्टल upscon/line.nic.nic पर जाकर अपने जो भी जानकारियां हैं उनको अपलोड करना होगा। आयोग ने आगे कहा कि पुराना वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल अब मान्य नहीं रहेगा, यानी 28 मई से इस नए पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया गया है। UPSC के नए आवेदन पोर्टल के होम पेज पर 4 कार्ड बने होंगे। हर कार्ड को क्लिक करने के बाद उस कार्ड से संबंधित फॉर्म खुलेगा। आवेदक को आवेदन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक एक करके सभी कार्ड्स में अपनी जानकारियों को भरना होगा। पुराने पोर्टल पर मई महीने में आयोजित UPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करते वक्त अभ्यर्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए भी आयोग ने अब इस नए पोर्टल को लॉन्च किया। चलिए अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का क्या हाल है। तो भारतीय शेयर बाजार 2 दिन लगातार गिरावट के बाद गुरुवार को संभलता हुआ नजर आया। बेंचमार्क इंडेक्स जहां 321 और निफ्टी 81 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ, वहीं ब्रॉड मार्केट में चौतरफा खरीदारी के चलते सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। इस तरह सेक्टोरल इंडेक्स में FMCG और PSU बैंक को छोड़कर सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो ओपनिंग 81,591.03 पर इसकी हुई। इसके बाद 81,106.98 अंक के इंटरडे लो
और 81,816.89 अंक के इंट्राडे हाई के बीच उसने कारोबार किया। दिन के एंड में जाकर 0.39% की तेजी के साथ 320.70 अंक चढ़कर ये 81,633.02 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान इंडसइंड बैंक और 2.49% की तेजी के साथ यहां पर टॉप गेनर देखने को मिला। वहीं 0.60% गिरावट के साथ बजाज फाइनेंस यहां पर टॉप लूजर स्टॉक रहा। सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी गुरुवार को तेजी में बंद हुआ। निफ्टी 24,825.10 अंक पर ओपन हुआ। इसके बाद 24,677.30 अंक के इंट्राडे लो और 24,892.60 इंट्राडे हाई के बीच उसने कारोबार किया। दिन के एंड में जाकर 0.33% की तेजी के साथ 81.15 अंक चढ़कर निफ्टी 24,833.60 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह निफ्टी में भी इंडसइंड बैंक जो है 2.47% की तेजी के साथ टॉप गेनर स्टॉक रहा और HDFC लाइफ 1% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। चलिए शेयर बाजार के हाल के बाद अब जानते हैं गोल्ड का हाल। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार 29 मई को सोने की कीमतों में 500 रुपए की कमी आई और अब सोना 10 ग्राम के लिए 98,500 रुपए पर बंद हुआ। ये गिरावट वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेतों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच आई है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.5% शुद्ध सोने की कीमत में 500 रुपए घटकर 98,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सभी टैक्स सहित इस कीमत पे ये जो है अब ट्रेड कर रहा है। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिंतन मेहता बताते हैं कि अमेरिका और विश्व के अन्य हिस्सों में टैरिफ संबंधित तनाव में कमी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सतर्क नीति ने सोने की सुरक्षित मांग को कम कर दिया है। उनका कहना है कि फेडरल रिजर्व की हाल ही की बैठक के मिनट से पता चलता है कि नीति निर्माता ब्याज दरों में कटौती के समय को लेकर फिलहाल वेट एंड सी का रवैया अपना रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की ओर से लगाए गए टैरिफ पर रोक का असर भी भारत में दिख रहा है और बाजार में भी देखने को मिल रहा है। इन कारणों से भी सोने की कीमतों में दबाव बना हुआ है। दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने भारत में अपने प्रोडक्ट की बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अब इंडियन कस्टमर्स गूगल के स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और ईयरबड जैसे प्रोडक्ट्स सीधे उनके ऑफिशियल साइट गूगल स्टोर से खरीद सकेंगे। इससे पहले गूगल अपने प्रोडक्ट सिर्फ फ्लिपकार्ट और चुनिंदा रिटेलर्स के जरिए बेचता था। गूगल ने पहली बार भारतीय यूजर्स को गूगल स्टोर वेबसाइट के जरिए अपने डिवाइसेस डायरेक्ट बेचने की फैसिलिटी दी है। इससे कस्टमर्स को भरोसेमंद डिलीवरी, बेटर ऑफर्स और एक्सक्लूसिव सर्विस मिलने का फायदा मिलेगा। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक गूगल भारत में अपने पहले फिजिकल स्टोर खोलने के लिए जगह तलाशने और आखिरी स्टेज में ये तलाश खत्म करने के मौके को देख रहा है। ये स्टोर्स अमेरिका के बाहर गूगल के पहले रिटेल आउटलेट होंगे। इन स्टोर्स का मकसद ग्राहकों को प्रोडक्शन को सीधे एक्सपीरियंस करने और खरीदने का बेहतर मौका देगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी अपडेट्स। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।